दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों क्लास 10 में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है, क्लास 10 का कोई वीडियो मिस हो गया है जिसको आपने नहीं देखा है, तो मैं बता दूं कि इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे ही, जिसपे आप हमें देख पा रहे हैं, इसी चैनल पे क्लास 10 का प्लेलिस्ट बन गया है। आप वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देख के अपना एक्सरसाइज, अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो हम विश्लेषण करने वाले हैं, इसको बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल अपनी खास भाषा में और बहुत ही आसानी से और जहां तक हो पाएगा बेसिक को लेकर चला जाएगा और बताने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे क्योंकि जानना जरूरी भी है, और उसके बाद हम आगे का जो इसका विश्लेषण होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। और हाँ, यदि आप न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और देखिएगा, यह मेरा उम्मीद है कि आज का जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो होगा या इसके बाद वाला जो भी वीडियो होगा वह सबसे अलग होगा, सबसे खास होगा। इसे देखिए, बिल्कुल पूरा फुल देखिए और अच्छे से देखिए। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हमारे पास अंग्रेजी एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, ठीक है ना। तो उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो यह 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक हमारे पास है ट्री, ठीक है, जिसका अर्थ होता है 3, ठीक है ना। आप इसको ट्राई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड में है गॉन, जिसका अर्थ होता है भूसा। थर्ड में है मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है वही मेजरमेंट यानी माप, ठीक है ना। यानी जो त्रिकोणमिति जो है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो ये अंग्रेजी शब्द आपको दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री, यह 3, यानी कहने का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर, ट्री, गॉन और मेट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। जिसका अर्थ होता है, ट्री का अर्थ हो गया 3, गॉन का अर्थ हो गया भूसा और मेट्रॉन का अर्थ हो जाता है माप, ठीक है ना। इन 3 शब्दों से मिलकर यह बना हुआ है। और त्रिकोणमिति कहता है कि 3 कोणों का मापन, 3 कोणों का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स या मेजर ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी 3 कोणों का मापन ही आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। अब चूंकि 3 कोणों का मापन आ गया तो 3 कोण किससे मौजूद रहते हैं, ट्राइंगल के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि ट्राइंगल के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी और ट्राइंगल में भी हम इसमें समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में चर्चा करते हैं। और त्रिकोणमिति जो इसके 3 कोणों के मापन के बारे में बताता है, यह जो इसके बीच का जो संबंध बताता है वह भुजा और कोण के बीच का संबंध बताता है। यानी जो त्रिकोणमिति जो होता है वह त्रिभुज के कोण और उसके भुजा के बीच के संबंध के बारे में बताता है, यानी रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड देयर साइड्स, ठीक है ना। यानी जो त्रिकोणमिति है यह त्रिभुज के भुजा और उसके कोण के बीच के संबंध के बारे में बताता है। उम्मीद है कि यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास अंग्रेजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज में इसका क्या यूज है, यह किसके बारे में बताता है, तो यह कोण और उसके भुजा के बीच के संबंध के बारे में बताता है। यानी किसी भी त्रिभुज के कोण और उसके भुजा के बीच के संबंध के बारे में बताता है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ आगे की बात की जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें आपको बेसिक से बिल्कुल बताने का प्रयास किया है और बेसिक से आपको बताना है, तो कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी लिया जाए। तो इसके सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ था, यानी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का अगर प्रयोग कहीं हुआ था विश्व में, तो वह सबसे पहले मिस्र में हुआ था और बेबीलोन में हुआ था। यानी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज जो हुआ वह मिस्र में और बेबीलोन में हुआ था। उम्मीद है कि ये चीज आपको ध्यान में रहेगा, मिस्र और बेबीलोन। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसके पिता की बात की जाए, यानी जो इसके फाउंडर है, जो इसके पिता है यानी फादर है, फादर बोलिए या फाउंडर बोलिए, तो जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो त्रिकोणमिति के जो पिता जो हैं उन्हें हिपार्कस, जिन्होंने 140 ईस्वी पूर्व में इसके बारे में लोगों को बताया था। अर्थात त्रिकोणमिति के पिता का नाम क्या हो गया, हिपार्कस, ठीक है, HIPPARCHUS,
ठीक है ना, हिपार्कस। इन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में लगभग 140 ईस्वी पूर्व में हमें बताया था। उम्मीद है कि आपको यहां से ये चीज समझ में आ रहा है, कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में आप जान पा रहे हैं, ठीक है। इसका, और ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ध्यान रखिएगा, यह एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीकवासी थे, ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। हिपार्कस जो थे यह ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने 140 ईस्वी पूर्व में हमें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया। इन्होंने इसकी उत्पत्ति की, इसीलिए हम इन्हें इसके पिता मानते हैं। यानी ट्रिगोनोमेट्री का पिता कौन हुए या फाउंडर कौन हुए? हिपार्कस। उम्मीद है कि यहां तक आपको ये चीज समझ में आया। साथ ही साथ मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री में जो हम ट्रायंगल के बारे में चर्चा करते हैं वह त्रिभुज के किसके बारे में और त्रिभुज के कौन से संबंध के बारे में बताता है। तो त्रिकोणमिति त्रिभुज के उसके कोण यानी उसके एंगल और उसके भुजा यानी उसके साइड यानी कोण और भुजा के बीच के संबंध के बारे में बताता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा त्रिकोणमिति 3 कोणों का मापन, जिसके बारे में आपको अच्छे से बताया गया, और वह 3 शब्द जिसके बारे में देखिए मैं आपको रिवाइज करते चल रहा हूं ताकि आपके ध्यान में हमेशा रहे, आप भटकिए नहीं, ठीक है ना, सिस्टम से। तो जो 3 शब्द हमने यूज किए थे उन्हीं 3 शब्दों से, और 3 शब्द क्या थे? वो ग्रीक वर्ड थे। अब उन्हीं 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर यह हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण हुआ, इसकी व्युत्पत्ति हुई। साथ ही साथ दोस्तों आगे की हम बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे पहला जो चर्चा होगा वह समकोण त्रिभुज को लेके होगा और समकोण त्रिभुज में होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो भी विश्लेषण होगा, जो भी एनालिसिस होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वह समकोण त्रिभुज के अनुसार होगा। नामकरण कर लेते हैं। यह हमारे पास एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का हो वह समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और बी पे क्या है? यह समकोण है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है ना। बाकी जो जो कोण होते हैं ना, ये एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी के बीच में हम चर्चा करेंगे और इसके रेशियो के बारे में जानेंगे। रेशियो यानी इसके अनुपात के बारे में। जैसे आपने सुन रखा है, आपने जाना है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं वह 6 होते हैं। 6 प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी पहले देना चाहूंगा, फिर उसके बारे में हम उसके चर्चा करेंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि एक समकोण त्रिभुज में अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है, पढ़ा दिया, वहां से जाकर उसे आप जरूर देख लीजिएगा कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है ना, यानी अपोजिट टू द 90 डिग्री, वह जो होता है हमारा हाइपोटेनस होता है, यानी एज। इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। और यह इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हाइपोटेनस यानी कर्ण कहा जाता है, और वह 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने होती है। साथ ही साथ जो बचा जो 2 कोण होता है, इस कोण के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि थीटा अगर हमारे पास सी पे है, यानी जो थीटा एंगल है वो सी पे है, इस स्थिति में ए भी जो हमारा हो जाएगा यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यह लंब हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। ध्यान रखिएगा बाबू, थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसकी स्थिति हमेशा बदलती रहती है। कभी मान लीजिए कि अगर थीटा अगर ए पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, थीटा एंगल यहाँ पे आ जाए, तो हमने अभी क्या आपको पढ़ा है कि थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इस स्थिति में जो अब बीसी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यह जो स्थिति है लंब और आधार की हमेशा बदलती रहती है। चलिए, अगर हमारे पास ए बी लंब हो गया और एसी हमारे पास कर्ण हो गया, उस स्थिति में बीसी जो हमारा होता है यह हमारा आधार हो जाता है, यानी बी यह हमारे पास आधार हो जाता है। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब जरा देखिए रेशियो की बात करते हैं। तो इसके 6 रेशियो यानी 6 अनुपात में से बांटा जा सकता है, 6 अनुपात में से बांटा जाता है। इसीलिए जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं ना, यह 6 होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां तक तो समझ में आ गया कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है, वहां से आप जरूर से देख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे कर्ण यानी हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी 2 भुजाओं में कोई एक आधार और कोई एक लंब हो सकता है। वह डिपेंडेंट होता है कि
थीटा एंगल कहाँ पे है। अगर थीटा एंगल हमारे पास सी में है यानी बेस पे है तो उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और थीटा अगर हमारे पास एंगल ए पे बन रहा हो, इस स्थिति में बीसी हमारे पास लंब हो जाता। बाकी लंब और कर्ण को जो छोड़ के जो भुजा बन जाती है वही हमारे पास आधार हो जाती है। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जैसे मैंने बताया कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, उसी तरह 90 डिग्री के सामने वाले यानी जिस एंगल पे, जिस पॉइंट पे, जिस आपके वर्टेक्स पॉइंट पे, जिस शीर्ष बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उस कोण के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम इसके रेशियो के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके 6 रेशियो कैसे होते हैं। अच्छा, रेशियो का मतलब क्या होता है होगा? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात कर रहे हैं, यह अनुपात होता है। साइन की बात कर ले तो अनुपात का साइन ऐसे यह 2 डॉट बिंदु होता है। थोड़ा सा और विश्लेषण कर ले तो इसका मतलब बट्टा होता है नहीं भाग होता है, ठीक है ना, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, भाग होता है। अब जरा देखिए बाबू, ध्यान रखिए कि 6 अनुपात यानी 6 इसकी रेशियो हमें मिलते कहां से हैं, कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। इस स्थिति में मान लीजिए अगर हम लंब से ही चालू करें यानी P से, तो हम चाहें तो P को एक बार B से भाग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी P बटा B लिख सकते हैं। अगर रेशियो की बात करते हैं तो इस यानी AB भुजा का अनुपात बटा BC भुजा का, ठीक है ना, यानी AB बटा BC। अगर हम अनुपातिक बात करें, जरा यहां से समझने का प्रयास कीजिए ना। अगर हम AB अनुपात BC लिखे तो AB हमारे पास क्या है? P है ना, अब बटा BC कितना है? B है, जिसको P बटा B लिख सकते हैं ना, यानी ये अनुपात ये, ठीक है ना, लंब अनुपात आधार लिख सकते हैं। बिल्कुल यही चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह बाबू अगर लंब और हम आधार कर लेते हैं, इसी तरह लंब और कर्ण भी तो कर सकते हैं, यानी यहां से हम P बटा H भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ध्यान रखिएगा, उसी तरह अगर हम H की बात कर लें तो हम इसको चाहें तो H बटा B भी लिख सकते हैं, यानी कर्ण बटा आधार भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसी कर्ण की बात करें तो इसको कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं, यानी H बटा P भी लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आगे की बात की जाए तो हमने लंब और कर्ण के बारे में विश्लेषण कर लिया। आधार को तो हम इसको चाहें तो एक बार B बटा P लिख सकते हैं, यानी आधार बटा लंब लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसको हम चाहें तो B बटा H लिख सकते हैं, यानी आधार बटा कर्ण भी लिख सकते हैं। और जरा देखिए तो 1 रेशियो 2 रेशियो, 1 रेशियो 2 रेशियो, 1 रेशियो 2 रेशियो, यानी कहने का मतलब हर टर्म से, हर भुजा से हमने 2-2 रेशियो निकाल लिया। अब जरा देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इसके रेशियो कितने हैं? 6 रेशियो आ गए। यही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो जाता है और इसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कहा जाता है, बहुत जगह इसको निष्पत्तियां भी कहा जाता है, आप जो चाहे कह सकते हैं। मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होते हैं त्रिकोणमिति के जो रेशियो होते हैं और कैसे निकलते हैं। इसी तरह ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार यानी त्रिकोणमिति के अनुसार P बटा जो B है यानी लंब जो आधार है यानी P बटा B, इसको कहा गया कि एक काम कीजिए, आप इसको लंब बटा जो आधार है ना, इसको आप tan थीटा पढ़ लीजिए, इसको आप tan थीटा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बोलते हैं, यानी P बटा B बोलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अभी आपके मन में एक चीज चल रहा होगा कि हम सब जगह तो पढ़े हैं साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, सर उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? बिल्कुल आपको बताएंगे बाबू, बिल्कुल उसके बारे में बताएंगे। मैंने तो आपको बस बता दिया। अच्छा जरा देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी P बटा H होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा ये मैं बता के क्या कर देता, मैं आपको बता देता कि साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा याद रखिए, बाकी उसके अपोजिट में कर दीजिए, तो बाकी 3 रेशियो अपने आप निकल जाते हैं। ये चीज आप रटाया हुआ चीज है, आप लोग जानते हैं। आपको सबसे पहला जो मेरा मकसद था, जो सबसे पहला जो मतलब मेरे मन के अंदर जो बात चल रही थी कि आपको बताना है कि ये 6 रेशियो आते कहां से हैं, कैसे आए हैं। जब ये 6 रेशियो आप जान जाइएगा कैसे आए हैं, फिर नामकरण करने में और उसको बताने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो मैंने आज आपको यह चीज बताया कि ये 6 रेशियो आते कैसे हैं, कहां से हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ समकोण त्रिभुज का और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एक कंडीशन भी होता है। कंडीशन यह होता है कंडीशन हमारे पास यह होता है, देखिए
हम इस चीज के बारे में जरूर बताना चाहेंगे और बता रहे हैं कि जो एच जो होता है यानी एच का स्क्वायर यह हो जाता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी त्रिभुज की वह तीन भुजाएं जो सबसे बड़ी जो भुजा होती हैं उसके वर्ग यानी उसका स्क्वायर वह बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर। ठीक है ना। यानी जब हम बाकी दो छोटी भुजाओं के का स्क्वायर करते हैं फिर उसको जोड़ते हैं वह बराबर होना चाहिए बड़ी भुजाओं के वर्ग यानी उसके स्क्वायर के बराबर। यह पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस चीज को बिल्कुल नेसेसरी है करना है। तब इस स्थिति में कहते हैं कि यह हमारे पास समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज होने के लिए यह उसके अंदर गुण होना चाहिए, यह प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ठीक है ना। इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि अगर कोई भुजा हमारे पास मान लीजिए कि किसी त्रिभुज के 3, 4 और 5 हैं, 3, 4, 5 हैं, क्या यह समकोण त्रिभुज के लिए है? क्या यह समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज को पूरा करते हैं? क्या यह समकोण त्रिभुज के लिए एलिजिबल है? इसके लिए हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो सबसे जो बड़ी भुजा होती है ना इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर, देखिए सला इस लिखा गया 5 का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों छोटी भुजाओं का यानी ये और ये। जरा देखिए तो सबसे बड़ी भुजा अगर कर्ण हो जाती है तो बाकी दोनों भुजा तो कर्ण से छोटी ही होती है ना। इसका योगफल यानी हमारे पास 4 का प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इस तरह यह 25 बराबर 16 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 25। यानी जब यह दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों जब यह बराबर हो रहे हैं इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि 3 और 4 और 5 ये जो किसी त्रिभुज के भुजा का जो माप दे रखा है ना यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम के नियम को पूरा करता है, उस कंडीशन को प्रूफ करता है और उस कंडीशन में यह एलिजिबल है। इस स्थिति में हम कहते हैं कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लिए बिल्कुल फिट बैठता है और होने की जो प्रक्रिया है, जो गुण है, वह इसके अंदर मौजूद है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या क्या चीज पढ़ा, क्या क्या चीज हमें पढ़ना है। इसके बाद जो इसके जो 6 जो इसके जो रेशियो होते हैं, जो आपके मन के अंदर अभी भी लगा हुआ है कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में चर्चा नहीं किए, तो अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव है ना तो मैं तो आपको रेशियो निकालने के लिए बता दिया हूँ। आप चाहे तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद का जो विश्लेषण होगा हम उन रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे के हम विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। पहले 6 रेशियो को आपको हम बता देंगे, नामकरण उसका कर देंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और एक्सरसाइज भाई जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा उसको डील करते हम सीखते चलेंगे। उम्मीद है कि आज जो आपको पढ़ाई हुआ है, जो चीज मैंने आपको बताया है, वो आप अच्छे से सीखे होंगे और आप जान पाए होंगे कि हम इसके रेशियो कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस पद्धति से निकालते हैं, समकोण त्रिभुज होने के लिए कौन कौन से गुण उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, कौन से प्रॉपर्टीज को पूरा फुल करना चाहिए, कौन से प्रॉपर्टीज उसके अंदर फुलफिल होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री जो आपके पास अंग्रेजी शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यह किन 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है। साथ ही साथ मैंने इसके पिता के बारे में मैंने बताया, इसके प्रयोग के बारे में बताया कि सबसे पहले यह हमारे बीच में कब आया था, तो 140 ईस्वी पूर्व में आया था। यूजेस की बात की जाए, सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, तो मिस्र और बेबीलोन में। तमाम चीजों के बारे में आपको बताया, सिखाया गया है। अब इसके बाद का जो विश्लेषण होगा हम रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे बाबू। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और हाँ बिल्कुल मन लगाकर और ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाई कीजिए। जो भी तकलीफ होती है, जो भी समस्या होती है, आप हमसे पूछिए, मैं आप ही लोग के लिए खड़ा हूँ। और जाते जाते मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।